हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिंदी आप लोगों की चल रही है और हिंदी में आज आप लोग करने वाले हैं क्या, वर्णमाला, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% 1 से 2 क्वेश्चन और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आपका वर्णमाला। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप मुझे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, आंसर दीजिएगा। तो आप सभी जानते हैं वर्णों का जो व्यवस्थित समूह या ग्रुप होता है उसी को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आखिर सॉरी, आपसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी यूनिट क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है ध्वनि या फिर वर्ण। क्या होती है, ध्वनि या फिर वर्ण। और भाषा की सार्थक इकाई आपसे पूछेगा तो वो होती है वाक्य। बढ़ते से घटते क्रम में अगर बताऊं तो सबसे बड़ा उपवाक्य होता है, फिर उपवाक्य आता है, फिर पदबंध आता है, फिर पद आता है, फिर अक्षर, फिर ध्वनि या वर्ण। अगर घटते क्रम में बनाऊं छोटे से बड़े की ओर तो सबसे पहले ध्वनि या फिर वर्ण आता है, फिर अक्षर, फिर पद, फिर पदबंध, फिर उपवाक्य और उसके बाद वाक्य आता है। और वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 टोटल वर्ण। लिपि या फिर आपका विचार जो है वो टोटल कितने हैं, 52 आपसे पूछेगा। लिपि कभी कभी दे देते, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। इतना समझ में आ रहा है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। वर्णमाला में एक होता है स्वर, जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, जिनको उच्चारित करने में हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर होते हैं। दूसरा होता है व्यंजन, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की क्या पड़ती है, सहायता पड़ती है। ठीक, इन 52 वर्णों में 2 आपकी क्या होते, अयोगवाह भी होते हैं। ये एक होता है अंग, इसे कहा जाता है अनुस्वार। एक होता है आपका अहा, जिसे कहा जाता है विसर्ग। और जो विसर्ग होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ना स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक, लेकिन जैसे जैसे हम करते रहेंगे वैसे वैसे आप इनको पूरा आपको पता चलता रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर की कैटेगरी में नहीं आता है या स्वर नहीं है। देखो जो स्वर हैं, ठीक है, स्वरों के भेद या प्रकारों को अगर मैं पढ़ूं, ठीक, परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर स्वरों की संख्या पूछे सबसे पहले तो 11 है। परंपरागत रूप से अगर स्वरों की संख्या पूछे तो वो 13 है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बोल दे तो वो आपकी 10 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप देखो भाई, यहाँ पर जो आपका उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर एक होता है मूल स्वर और एक होता है आपका संधि स्वर। क्या होता है, मूल स्वर होता है, संधि स्वर होता है। मूल स्वर और संधि स्वर होता है। आपका जो मूल स्वर होता है यही आपका क्या होता है, ह्रस्व स्वर इसे कहा जाता है। मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर इसे कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से मैम, छोटा, छोटी, छोटा और री से ऋषि। ठीक, छोटा, छोटा ई, छोटा ऊ, और री से ऋषि, ये आपके ह्रस्व स्वर या मूल स्वर में आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मैंने कहा 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक मूल स्वर होता है, एक संधि स्वर होता है। मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि ऋषि। अब बात करूंगी संधि स्वर, ये अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं। जब अन्य स्वरों के मेल से बनेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे, संधि हो रही है कहीं ना कहीं, तो वो कहेंगे संधि स्वर। अब ये जो संधि स्वर होता है ये आपका एक तरीके से दीर्घ स्वर होता है, ठीक है, दीर्घ स्वर होता है। लेकिन ये भी 2 भाग में बटा होता है, एक होता है दीर्घ संधि स्वर, एक होता है संयुक्त संधि स्वर। जो दीर्घ संधि स्वर होता है इसी को मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। जो दीर्घ संधि स्वर होता है संधि स्वर में, उसी को ही मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। और एक होता है संयुक्त संधि स्वर। इनमें दोनों में अंतर क्या है कि मैम, दीर्घ संधि स्वर जिसे आप मूल दीर्घ स्वर कह रहे हैं और संयुक्त संधि स्वर, इनमें अंतर क्या है। जो आपका मूल दीर्घ स्वर या दीर्घ संधि स्वर है ना, ये सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। सजातीय मतलब यानी कि आ धन अ से मिलकर क्या बनेगा बेटा, आ बनेगा या नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, एक ही वर्ण से मिलकर बन रहे, अ और आ, यानी कि सजातीय स्वरों के मेल से बन रहे हैं।
ऐसे ही ऊ धन ऊ क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। ई धन ई क्या बनता है बेटा, बड़ी ई बनता है। क्लियर है। तो ये आपके क्या आते हैं, मूल दीर्घ स्वर या फिर दीर्घ संधि स्वर आते। इनकी संख्या कितनी होती है अगर आपसे पूछेगा तो इनकी संख्या होती है 3। इनकी संख्या क्या होती है, 3 होती है। और वहीं आपसे बच्चे संयुक्त संधि स्वर पूछेगा, संयुक्त संधि स्वर इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें ये कि इनका जो मेल होता है वो विजातीय स्वरों के मेल से होता है। जैसे कि आ धन ई क्या बनता है, आई 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 बन रहा है, नहीं बन रहा है। आ धन ई, आ क्या है आपका, क्या है, मूल दीर्घ है नहीं है, क्या आपका है, मूल स्वर है। और दो मूल स्वरों के मेल से क्या बनता है आपका सजातीय, एक जैसे जो हैं, और दो अलग अलग आपके हों, है ना, दो मूल स्वर आपके अलग अलग हैं तो उनसे आपका क्या बनता है, संयुक्त संधि स्वर बनता है। जैसे अ धन ऐ, ए ऐ, है ना। अब इसको बोलो आई 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 आई, है ना। आ धन ऊ क्या बनता है, ओ ओ ओ, और आ धन ओ औ औ औ, बन रहा है नहीं बन रहा। तो ये आपके क्या है, संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर कौन से, ए आई ओ औ, ये आपके संयुक्त संधि स्वर हैं। ठीक है ना। तो ये बच्चे आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर मैं कहूँ टोटल अगर मैं आपसे कहूँ टोटल संधि स्वर या दीर्घ स्वर तो आप कहेंगे मैम आ ई बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। अब देखो उच्चारण काल यानी कि मात्रा के आधार पर। बेटा मात्रा के आधार पर ना, संस्कृत में तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं लेकिन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के कौन से, एक तो ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। लेकिन संस्कृत के आधार पर एक और जुड़ जाता है, वो है प्लुत स्वर। ठीक, प्लुत स्वर जैसे संबोधन में इसमें डबल मात्रा लग जाती, जैसे उच्चारण में जैसे ह्रस्व स्वर है उच्चारण करेंगे तो बहुत कम समय लगता है ना। आ ई उ ऋषि ऋषि इसके उदाहरण है। ये क्या है, इसके स्वर हैं, अमात्रिक स्वर होते हैं ये। ठीक, आ क्या है, एक अमात्रिक स्वर है, इसमें एक मात्रा लगती है, लेकिन आ एक अमात्रिक स्वर है, इसमें मात्रा नहीं। लेकिन जो दीर्घ स्वर है इसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, दुगुना समय लगता है, 2 मात्रा। इसे द्विमात्रिक या गुरु मात्रा कहा, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये दीर्घ स्वर है। और संस्कृत का जो प्लुत स्वर है इसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की तुलना में तिगुना समय लगता है, ठीक, उच्चारण करने में। जैसे हरे हरे कृष्णा, आप लोग बोलते ना हरे राम, है ना, तो इस तरीके से हाय, ये क्या हो गया, है ना, राम ऐसे करके। तो आप समझ गए होंगे जहाँ पर ट्रिपल मात्रा का यूज़ होता है। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। और आप मुझे आंसर करिए कि मूल दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं है, मूल दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा मैम डी, क्योंकि ये 2 विजातीय स्वरों के मेल से बनता है। अ धन ऊ से मिलकर के बना है, अ धन ऊ से मिलकर बना है ओ, इसीलिए क्या है, विजातीय स्वर, विजातीय स्वरों के मेल से बना है। इसे कहते हैं संयुक्त संधि स्वर, है ना, संयुक्त संधि स्वर इसे कहते हैं। ये मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। अब बच्चे यहाँ पर पूछा है हिंदी में ध्वनियाँ, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं अगर आपसे पूछे कि मैम ध्वनियाँ तो 2 प्रकार की होती, एक होता है आपका स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार बताना है, मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। तो मात्रा के आधार पर मैंने कहा था कि आपसे पूछेगा तो मात्रा के आधार पर होते हैं 3 प्रकार। एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि मतलब हिंदी में तो मैम ने 2 बताए थे, संस्कृत में थे, ये मैंने आपके लिए, लेकिन मात्रा के आधार पर पूछेगा ना तो 3 प्रकार आपको बताना है। जिहा के आधार पर बच्चे आप जीभ के आधार पर जीभ बना देते हैं, उससे पहले उसके बाद आंसर देना। ये जैसी भी है टेढ़ी मेढ़ी, ये यहाँ आपकी जीभ है ना, आपकी जीभ ही है ना, तो ये है आपकी जीभ, मैंने जीभ बना दी। ये आगे वाला जो होता है इसे कहते हैं अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, अग्र। ये मिड वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य स्वर। और लास्ट वाले को क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। ठीक, अग्र स्वर यानी कि 3 प्रकार होते हैं जीभ के आधार पर।
कितने? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर जीभ के आगे वाले भाग का यूज करते हैं, जिसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये चार आते हैं आपके अग्रस्वर में। कौन सा? छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। मेरे साथ बोलो, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। छोटी, बड़ी, ए और आई, ये क्या आते हैं आपके अग्रभाग में। मध्य, इसमें क्या होता है? जीभ के आगे वाले भाग का यूज होता है। बीच वाले में मध्य भाग का यूज होगा, जिसमें अ आता है। सिर्फ क्या है आपका? अ। ठीक है। मध्य स्वर एक होता है अ, अ, अव, अ। अब पश्च स्वर देखो, पश्च स्वर में जीभ के पीछे वाले भाग, जो पिछला वाला हिस्सा है, वो काम कर आ, उ, ओ, औ। और एक और आता है इसमें, जो आ आपका होता है, जिसमें चंद्र सा लगा होता है ना, जिसे क्या कहा जाता है? कोई मुझे बताएगा? इस चंद्र लगे हुए को अनुनासिक कहा जाता है ना, तो ये आपका किस में आता है? पश्च स्वर में आता है। तो पश्च स्वर में आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ जाता है। ठीक, चलो भाई, तो अब आंसर दो मुझे, जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर करोगे मैम, जिहा के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों का मेल जहां पर होगा उसे क्या कहेंगे? बताओ, 6 का आंसर, एक से अधिक वर्णों के मेल से उसे कहते हैं ऑप्शन सी, अक्षर, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। किसके? व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तब आपका आंसर होगा मैम, उसे कहते हैं स्वर। निम्न में दीर्घ स्वर तो दीर्घ स्वर मैंने आपको मात्रा के आधार पर कराया था ना, जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो इनमें से बताओ कौन सा जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है? कि मैम सभी के सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि बेटा इनमें मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो मूल दीर्घ में तो कौन आ रहा है? केवल और केवल मैम ए आ रहा है। और मैं यहाँ पर पूछूं संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त संधि स्वर, तो आप कहोगे कि मैम संयुक्त संधि स्वर में ए भी आता है, आई भी आता है। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर दीर्घ स्वर पूछा है, यानी कि मात्रा के आधार पर, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अर्धविवृत स्वर, इसे बताने से पहले कुछ बता देती हूँ बेटा, जो मुख द्वार होता है, मुख के खुलने या बंद होने के आधार पर भी स्वर के भेद होते हैं। ये वैसे तो मेन होता है 2, लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो 4 प्रकार का होता है मुख खुलने के आधार पर। एक होता है समृत स्वर, एक होता है अर्ध समृत, एक होता है विवृत, एक होता है अर्धविवृत। अब ये समृत क्या होता है? ठीक, समृत क्या होता है? मुख द्वार बंद, कम खुलता हो, छोटा होता है? मुख द्वार बंद, कम खुलता है, छोटा होता है। जीभ को ऊंचा लेकर जाके तालू के पास है ना, तो ये आप लोगों ने देखो और अच्छे से समझाऊं आप लोगों को। विवृत मतलब होता है समृत का मतलब होता है उच्चारण के समय जो मुख है वो पूरा का पूरा क्या रहता है? बंद रहता है। मुख जो है समृत स्वर में पूरा का पूरा बंद रहता है। समृत बोलो जरा, ई उ उ ई उ उ। तो बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ और आपका छोटा ऊ, ये आपके आते हैं समृत स्वर में। अब अर्ध समृत होता है। अर्ध समृत, अगर समृत का मतलब पता है कि मुंह बंद रहता है, अर्ध समृत में क्या होगा? मुंह थोड़ा सा क्या रहता है? आधा बंद रहता है और आधा खुला रहता है। ठीक, आधा बंद रहता है और आधा खुला रहता है। और इसमें क्या आते हैं आपके? ए और ओ आते हैं। ए और ओ क्या है? अर्ध समृत है। और अब आता है विवृत। अगर समृत में मुंह बंद रहता है तो विवृत में क्या होता है? मुख द्वार पूरा खुला रहता है। अब बोलो आ, है ना, आ बोलोगे तो मुंह पूरा खुल रहा है, ओपन हो रहा है नहीं, यानी कि ये विवृत स्वर है। क्या है? विवृत। अब इसमें अर्धविवृत, यानी कि अर्धविवृत में क्या होगा? मुंह जो है वो आधा खुलेगा, अ, ए, ओ, औ, आ, है ना। तो देखो यहाँ पर एक होता है अ, एक होता है ए, एक होता है औ और एक होता है ये जो चंद्र लगा हुआ आपका क्या होता है? अनुनासिक वाला जो स्वर होता है, ये भी आपका इसी में काउंट होता है और ये होते हैं अर्धविवृत होते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, अर्धविवृत स्वर कौन सा है?
तो इनमें देखो अर्धविवृत की बात करते हैं तो ये सभी के सभी क्या हैं, अर्धविवृत स्वर हैं। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित या लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में वो लिखे जाते हैं, कल आपको मैंने लिपि कराया था, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिपि। जब हम मौखिक ध्वनि को एक लिखित रूप यानी कि एक चिन्ह प्रदान कर देते हैं, ये एक चिन्ह प्रदान कर देते हैं, वही आपका क्या होता है बच्चे, लिपि होता है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर क्या है? तो प्लुत स्वर मैंने कहा था, आंसर क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन डी, ये आपके स्वर होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत क्या होते हैं वर्ण तालिका के अनुसार? स्वर की क्या है, स्वर के प्रकार है मात्रा के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? अब बच्चे कंठ तालव्य कौन सा है भाई? अब कंठ तालव्य की बात करते हैं तो देखो भाई, यहाँ पर कंठ तालव्य है, तो कंठ तालव्य कौन सा होगा मुझे बताओ जल्दी से। कंठ और तालु से जो बोला जाएगा, कंठ और तालु से जो बोला जाएगा वो है आपका ऑप्शन, देखो भाई, कंठ और तालु से बोला जाता है आपका बी भी बोला जाता है और सी भी बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। लिसन, अरे क्वेश्चन नंबर 12 था ना आपका ये, तो निम्नलिखित में से स्वर जो है कौन सा कंठ तालव्य, तो कंठ तालव्य कौन सा होगा बेटा, 12 का आंसर करना है। 12 का आंसर आपका ए क्या है, कंठ और तालु से मिलकर बना। अच्छा ये बताओ कि मिलकर किससे बनता है ए, तो ए बनता है आपका किससे, अ और ई से मिलकर बोला जाता है, ई और अ और ई से। तो आप मुझे बताओ कि अ किससे बोला जाता है और ई किससे बोला जाता है, जल्दी से कमेंट करो। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप फटाफट आंसर भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेटा सी। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर में आपका आ भी आता है, ओ भी आता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, ठीक, 13 का डी। निम्न में से कौन सा जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन से नहीं है, तो जो विजातीय स्वरों के मेल से बने हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। तो 14 का आंसर करो, इनमें से कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं है? ओ ए क्या है, मूल दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ की भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? तो बेटा मध्य स्वर भी आता है, पश्चिम स्वर भी आता है, अग्र स्वर भी आता है। क्या मैंने विवृत बताया था? नहीं, क्योंकि विवृत तो मुख गुहा के आधार पर आता है, राइट। जो छ ध्वनि है वो किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो आपका जो छ ध्वनि है वो किस स्वर के अंतर्गत आता है, अगर आपसे पूछा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो देखो भाई, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, छ त्र ज्ञ स, एक संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन है। तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, छ त्र ज्ञ स क्या है आपकी? आप कहेंगे मैम कि ये तो क्या है, संयुक्त व्यंजन है, व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा बेटा देखो, स्वर मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो स्वर होते हैं ये कैसी ध्वनियाँ होती हैं, तो ये सघोष ध्वनियाँ होती हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, और सभी स्वर क्या होते हैं आपके, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। ध्यान रखना है, जितने भी स्वर हैं वो सघोष होते हैं, क्योंकि व्यंजन में जो सघोष होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है आपका अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। लेकिन जितने भी स्वर होंगे वो क्या होंगे आपके अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं, ठीक। एक आता है बेटा आपका क्या, अयोगवाह में अनुस्वार, है ना। अयोगवाह में क्या आता है, एक तो अनुसार आता है, एक विसर्ग आता है, स्वरों के साथ रखा जाता है, ठीक। तो ये लेखन की दृष्टि से जो होते हैं व्यंजन स्वर होते हैं, व्यंजन में नहीं रखा जाता है। अब देखो निरुनासिक और आपका आता है अनुनासिक स्वर। निरुनासिक में क्या होता है, जिनको इन स्वरों के उच्चारण के समय वायु केवल कहाँ से निकलती, मुख से निकलती है, उन्हें निरुनासिक कहते हैं। और जब अनुनासिक में क्या होता है, जब उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है तो उसे क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। एक होता है आगत, ऐसे स्वर जिन्हें किसी अन्य भाषा से हमने हिंदी में लिया उन्हें आगत कहते हैं।
है ना। तो जैसे आपका डॉक्टर के ऊपर ये इस तरीके से लगा होता है, तो ये वाला स्वर आपका क्या होता है, आगत होता है। क्लियर है। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो नोट करने, याद करने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 70। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या अगर आपसे पूछेगा तो वो है 13 है। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर नहीं है आपसे पूछा है, तो आप क्लियर से आपको दिख रहा है कि ज एक व्यंजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पीछे वाला पश्च स्वर जो जीभ के पीछे का भाग यूज होता है जिसमें, तो आप जानते हैं वो है आपका आ, क्योंकि आ ऊ ओ औ है ना, तो आ, तो इनका यूज होता है कहाँ पर? पश्च स्वर में होता है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर स्वर है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री का यूज जो है वो कहाँ पर नहीं हुआ? आपको दिख भी रहा होगा। कृपया, कृष्ण, दृष्टि, आज में हुआ है क्या? नहीं हुआ। स्वर ध्वनि के प्रकार बताना है, स्वर ध्वनि के प्रकार। तो स्वर ध्वनि बेटा ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, आपका ऑप्शन डी। जब तक आपसे ये ना कहे कि हिंदी के आधार पर या फिर आपका संस्कृत की मात्रा के आधार, संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तब तक आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, तो अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं य को कहते हैं, य आपका अर्ध स्वर कहलाता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण का मतलब क्या नहीं होता है? वर्ण का मतलब आकाश नहीं होता है बच्चे, अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, जाति भी होता है। निम्न शब्द में री स्वर जो है वो कहाँ नहीं आया है? रिवाज में नहीं है। निम्न में से कौन सा स्वर संवृत स्वर है? संवृत स्वर कौन सा है? बताओ, संवृत स्वर कौन सा है? मैंने कहा था संवृत स्वरों की संख्या 4, छोटी ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर आपका कौन सा संवृत स्वर है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यह अर्ध स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है वो किस प्रकार का स्वर है? ऊ, तो अभी थोड़ी देर पहले फिर से रिपीट किया था, ऊ ए क्या है? समृत स्वर है या नहीं है? समृत स्वर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठनीय शिक्षा में ध्वनियों की वर्गीकरण करने की कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो इन्होंने स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। ऑप्शन बी। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफीम। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं क्या? ऑप्शन स्वनीम। क्या कहते हैं? स्वनीम कहते हैं। 31 का बी। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। भाषा की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? वर्ण यूनिट सबसे छोटी है। ई स्वर के उच्चारण में जीभ के कौन से भाग का यूज होता है? ई, ई, बताओ। ई, 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 छोटी, बड़ी ई, ए, आई, याद आ रहा है? किसका करते हैं? आगे वाले हिस्से का। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता, इसमें है युग्मक ध्वनि। क्या है बच्चे? युग्मक ध्वनि का यूज यहाँ पर हुआ है। किसका हुआ है? युग्मक ध्वनि का हुआ। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है बेटा? पश्च स्वर बताना है। पीछे से, पीछे जीभ के पीछे वाले भाग इसमें काम करता है, तो वो है आपका आ, ऊ, ओ, औ, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। छोटी ई अग्रस्वर है, छोटा आ आपका मध्य स्वर है, बड़ी ई आपका अग्रस्वर है। निम्न में अर्ध स्वर क्या कहलाता है? फिर से, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसीलिए क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। य स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तब आप कहेंगे मैम उसे मात्रा कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है दीर्घ हिंदी की अग्र अवृताकार संवृत स्वर ध्वनि। अग्र अवृताकार संवृत स्वर ध्वनि कौन सी है? तो ये है आपका यहाँ पर
39 का ए यहाँ पर ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई, यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग जो है हिंदी में वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है। तो हिंदी की जो इन्होंने बताई है 40 का आंसर हो जाएगा सी। 43 इन्होंने बताई है, क्या बताई है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किन वर्णों का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण या किसी अवरोध के बिना होता है। वो है स्वर। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाते हैं कौन, अर्ध स्वर कौन कहलाते हैं। तो बेटा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है ना, तब आप वहाँ पर करेंगे य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। व्याकरण क्या है, तो व्याकरण क्या है, भाषा के जो नियम होते हैं वही क्या है बच्चे, क्या है व्याकरण है, क्या है व्याकरण। और व्याकरण शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे वी धन आ प्लस क्र धन ल्युट, तो ये आपका बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण। ऑप्शन बी ध्वनि को कहते हैं वर्ण। बोली का लघुत्तम रूप क्या है बच्चे, बोली का सबसे छोटा रूप वर्ण होता है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। सो 46 का डी 52। र जो है ये इसका जो इसके बारे में मतलब इसकी विशेषता बतानी है र के बारे में। तो र कैसा वर्ण है, य र ल व, बताओ य र ल व। एक तो ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन है, साथ में वर्तस्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण है और व्यंजन है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, 47 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन जो है वो कौन सी वर्ग में रखे जाते हैं अगर आपसे ये पूछेगा। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा क च ट त प, क्या है कचट तप। क च ट त प ये क्या है वर्ग हैं, ये 5 वर्ग हैं। इन पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं और 5 × 5 25, तो 25 वर्ण क्या हैं आपके सभी स्पर्श व्यंजन हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व व्यंजन है, तो य र ल व कैसा है, अंतस्थ व्यंजन है, कैसा है अंतस्थ है और अर्ध स्वर है ये वो। प फ ब भ म व्यंजन उच्चारित होते हैं, तो क च ट त प, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, तो प वर्ग आ रहा है ओष्ठ से, आंसर हो जाएगा सी 50 का ऑप्शन। नेक्स्ट है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तब उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 6 त्र ज्ञ स, क्या है बच्चे 6 त्र ज्ञ स, ये क्या है आपकी संयुक्त व्यंजन है, क्या है संयुक्त व्यंजन है, आपको ध्यान रखना है 6 त्र ज्ञ स, 6 त्र ज्ञ स क्या है संयुक्त व्यंजन है। आपका जो छ है वो किससे मिलकर बनता है, क धन स, इसका यूज किस वर्ण के बाद करते हैं, क वर्ण के बाद करते हैं। जो ज्ञ है वो किससे मिलकर बनता है, ज धन यों से मिलकर बनता है, तो ज के बाद इसका उच्चारण होता है। पूछा जाता है कि छ का उच्चारण किससे होगा, किसके किस वर्ण के बाद होगा, ज्ञ का किसके होगा। जो त्र है ये त धन र से मिलकर बनता है, इक्वल टू त धन र, ठीक है। त के बाद इसका उच्चारण होता है श्र, श्र का जो यहाँ पर उच्चारण जो मिलकर बना होता है वो श्र धन र से मिलता है और श्र के बाद इसका क्या होता है आपका उच्चारण होता है। इससे संयुक्त व्यंजन को क्या कहा जाता है, व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यंजन गुच्छ। देखो कुछ पॉइंट नोट करो, अगर आपसे पूछे स्पर्श व्यंजन पूछता है तो उनकी संख्या है 25, क से लेकर के आपका म तक प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, टोटल 25। द्विगुण व्यंजन आपसे पूछेगा तो द्विगुण में आपके 2 होते हैं, एक होता है ये नीचे ढ, इसके नीचे बिंदी लगी होती है, और दूसरा होता है ये। इन्हें क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं और द्विगुण व्यंजन भी इनको कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, य र ल व। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है, तीनों स और ह,
तीनों स और ह क्या है आपके उसमें व्यंजन है। संयुक्त आपको पता ही चल गया है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर पूरा मैंने बता दिया है जो क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना रहती है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर पूरा मैंने बताया है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। ए किससे मिलकर बना है, तो आपको याद रखना अ धन ई से मिलकर बना है। आई किससे मिलकर बना है, अ धन ए से मिलकर बना है। ओ किससे मिलकर बना है, अ धन ऊ से मिलकर बना है। औ किससे मिलकर है, अ धन ओ से मिलकर औ बनता है। मैं आगे नहीं बताऊंगी, फिर क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है यहाँ पर, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त कहते हैं। य और ल व्यंजनों को क्या कहते हैं, अब आंसर तो अभी तो बताया है, अंतस्थ। उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन की मैम, उसमें व्यंजन तो आपके क्या हो जाते हैं, आपके तीनों स और हो जाते हैं, 4 हैं टोटल। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या क से लेकर म तक, है ना। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व ल। निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य नहीं है, तो कचट तब याद रखना है, क च ट त प, के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ यानी कि क से कंठ, टी से ताले, एम से मतलब मूर्धन्य, डी से दंतव्य, ओ से ओस। के टी एम डी ओ, एक तो कचट तब याद रखो, दूसरा के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ बोलो, के टी एम डी ओ। के से कंठ से बोला जाता है क वर्ग, टी से बोला जाता है तालु वर्ग, वहाँ से बोला जाता है मूर्ध वर्ग, आपका ट वर्ग, टी से बोला जाता है त वर्ग, ओ से बोला जाता है ओष्ठ यानी कि प वर्ग। तो यहाँ पर आपका जो दंत्य नहीं है, दंत्य में क्या आता है, डी फॉर दंत्य, और त फॉर कचट तब, त फॉर त वर्ग आता है, त थ द ध न, त थ द ध न। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। कौन सा दंत्य नहीं है, तो दंत्य में त थ द, त भी है द भी है, और क्या यहाँ पर य आता है, बताओ भाई, क्या यहाँ पर य आता है या नहीं आता है, जल्दी कमेंट करो मुझे, जल्दी से बताओ। 54 का आंसर सी, य। जो आपका ल होता है ना बेटा, ल भी आपका दंत से बोला जाता है, लेकिन य नहीं बोला जाता है। 54 का सी हो जाएगा। निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए, तो मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है कि क्या है। तो मूर्धन्य ट वर्ग आ जाता है इसमें, ट ठ ड ढ ढ, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। प और फ वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है, ग और घ आपका कंठ से बोला जाता है, ज और झ आपका किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो क्लियर सा नजर आ रहा है बी। इनमें से नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं, जिनको बोलने में मतलब नाक से जिनकी आवाज आती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। और वो नासिक के व्यंजन कौन से हैं, जरा जल्दी से बताओ मुझे, नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 57 का ही। जो पंचमा अक्षर होते हैं ना, पांचों वर्गों के लास्ट के जो होते हैं, जब आप उनको बोलेंगे तो नाक से ध्वनि निकलती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। निम्न शब्दों में से शब्द के द्वितीय व्यंजन कौन से, यानी कि दो व्यंजन जिसमें है, तो वो है आपका दिल्ली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही होगा। क्या हो जाएगा, डी। आप देखो भाई, आपका जो स्वर था ना, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। स्वर में जो अ और आ है, ये हम किससे बोला जाता है बेटा, उच्चारित होता है, तो ये आपका कंठ से होता है। और कंठ में और क्या आता है, कंठ में अ और आ स्वर आते हैं, और क वर्ग आ जाता है, क ख ग घ ण। और ह जो है, जो आपके उसमें व्यंजन में आता है, ये भी आपका कंठ से बोला जाता है। तालु से छोटी बड़ी दोनों आपका स्वर आ जाते हैं, च वर्ग आ जाता है। और य और ये वाला श जो है ना, ये आपका किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। मूर्धा, री से ऋषि बेटा, री से ऋषि जो स्वर है, री से ऋषि और ट वर्ग, और साथ में ये वाला षटकोण वाला श, और आपका षटकोण वाला श और र, ये आपके किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। दंत्य में आपका कुछ नहीं, त थ द ध न। ओष्ठ में आपने देखा होगा, ऊ और बड़ा ऊ और छोटा दोनों ऊ हो गए और प हो गए, प वर्ग, तो ओष्ठ से बोला जाता है। अच्छा, कंठ और तालु से कौन से स्वर बोले जाते हैं। अच्छा बताओ बेटा, ए आपका किससे मिलकर बनता है, ए किससे मिलकर बनता है, मुझे बताओगे कि मैम ए आपका किससे मिलकर बनता है, अ
धन ई। अब अ हमारा कंठ से बोला जाता है और ई हमारा तालु से बोला जाता है ना। तो जो आपका ए बोला जाएगा वो किससे बोला जाएगा, कंठ और तालु से। ठीक, ऐसे ही आपका दोनों ए और आई किससे बोला जाता है, कंठ तालु से। और कंठोष्ठ ओ किससे बना होता है बेटा, अ धन उ। और अ तो कंठ से बोला जाता है और ओ किससे बोला जाता है, और धन ऊ किससे बोला जाता है कि मैम ऊ तो आपका आता है ओष्ठ, तो कंठोष्ठ हो जाएगा। तो ओ और औ किससे बोले जाते हैं, कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। अच्छा, वर्तस्य या मसूड़े से जिसका मसूड़ा जिसमें यूज होता है, तो स र ल र स, तो ये वर्तस्य में आते हैं। दंतोष्ठ व्यंजन कौन से हैं, व और फ क्या हैं बच्चे, दंतोष्ठ व्यंजन आते हैं। तो आपके ये मैंने सारे बताए। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, ड और ढ द्विगुण व्यंजन होते हैं जो मूर्धा से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। चलो, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन, हाँ, संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अब संयुक्त व्यंजन मैं नहीं बताऊंगी, मैंने बता दिया है। ये है ज्ञ, और किससे मिलकर बना होता है, ज धन य से। किस वर्ण के बाद इसका यूज होता है, तो आप कहेंगे मैम ज वर्ण के बाद। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है, अंतस्थ व्यंजन कि मैम अंतस्थ व्यंजन तो य र ल व बताया था आपने, इनमें से कौन सा है, य है ना। और य का उच्चारण स्थान क्या है भाई, य का उच्चारण स्थान है तालु। तालव्य व्यंजन कौन सा है, तालव्य व्यंजन बताया था, त थ द ध न, त थ द ध न, दंत हो जाता है म फ ज भ, म फ ज भ, म फ ज भ। और उ प फ ब भ म। तो ज तो आता है आपका किसमें, ज च छ ज झ, तो ज तो आता है इसमें किसमें, तालु में आता है, च छ ज झ, च छ ज झ य है। और लेकिन आपका म फ ब फ ये आते हैं आपके ओष्ठ में, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, च छ ज झ य तालु से बोला जाता है। इनमें से कौन सा वर्ग है जो स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन आपके पांचों वर्गों के 25 वर्ण। आंसर हो जाएगा मैम यहाँ पर सी, 62 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, ट ठ ड ढ ण, इसमें कौन सा था, त का जो हम उच्चारण स्थान है त का वो क्या है कि मैम दंतव्य है। अच्छा, दंतव्य में कोई और भी वर्ण आता है, नहीं, दंतव्य मैम केवल त थ द ध न वर्ग आता है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट, अरे रुको, मैं तो किसका बता रही थी, ट वर्ग का बताना, किसका था, ट वर्ग का। तो ट में आपका बेटा मूर्धन्य हो जाएगा, ट वर्ग आपका मूर्धन्य, मैंने त बोल दिया, मैंने त ध्यान दिया, ठीक है। तो ट वर्ग आपका मूर्धन्य आता है। और ट वर्ग में क्या आता है बेटा, ट ठ ड ढ ण। और इसमें जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन जिनके नीचे इस तरीके से मात्रा लगी होती है, ये भी आपके किस में आते हैं, मूर्धन्य में ही यूज होते हैं। दूसरा री से ऋषि, एक स्वर भी इसी में इसी मूर्धा से उच्चारित होता है। और ये वाला षटकोण वाला श और र आपका जो होता है ना, ये भी मूर्धा से क्या होता है, मूर्धा से ही, मूर्धन्य से ही उच्चारित होता है। ऑप्शन ए होगा, ठीक। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो बेटा श जो है वो आपका नहीं है, क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन है। क्या है, ऊष्म व्यंजन है जो कि मूर्धन्य से बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या टोटल होती है 33। टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है कि मैम, टोटल व्यंजनों की संख्या तो 33 होती है। टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, 33 होती है। चलो भाई आगे क्वेश्चंस देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो अंतस्थ में कौन सा नहीं है आपका, ह। ऊष्म व्यंजन का है। हिंदी की दंत ध्वनियाँ कौन सी है, दंत, डी फॉर दंत और टी फॉर त वर्ग, त थ द ध न आपका दंत, ऑप्शन हो जाएगा त थ द ध न, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में नहीं है। तो आप जानते हैं क, च और ट तो है, लेकिन छ एक आपका क्या संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। अगर पार्श्विक व्यंजन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, तो पार्श्विक व्यंजन में कौन आता है कि मैम पार्श्विक व्यंजन में आपका कौन सा आता है, 69 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ल आता है। ल एक पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट है क व्यंजन के विषय में, तो क के बारे में बता दो बेटा, क एक क्या होता है, बताओ जल्दी से। घोष है या अघोष है। क अघोष वर्ण है, अल्प प्राण है या महाप्राण है, कि अल्प प्राण है, अल्प प्राण और अघोष है। तो अल्प प्राण और अघोष है, ये तो हो नहीं सकता, महाप्राण है। अल्प प्राण और घोष, तो ये भी नहीं हो सकता। अल्प प्राण और अघोष है, तो ये वाला ऑप्शन डी बिल्कुल मैच हो रहा है, 70 का डी हो जाएगा। अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शीय व्यंजन है और कंठ ध्वनि है, कंठ से बोला जाता है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का विशिष्ट यानी कि विशेषता बतानी है ब की। तो ब क्या है आपका, एक तो महाप्राण है, क्या है महाप्राण है, प्लस में वो घोष है, क्या है घोष है। तो ये अल्प प्राण तो है नहीं, अल्प प्राण तो है नहीं और अल्प प्राण तो यहाँ भी नहीं है। तो 71 का एलिमिनेट हो रहा है, कौन सा बताओ भी। रुको 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 बेटा, क्या है अल्प प्राण है, क्योंकि पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण। ब आता है आपका अल्प प्राण है, लेकिन क्या है बेटा घोष है। तो यहाँ महाप्राण तो होगा नहीं है ना, और यहाँ पर अघोष तो होगा नहीं क्योंकि वो घोष वर्ण है। ठीक है, घोष वर्ण है, क्योंकि तीसरा चौथा वर्ण क्या होता है, घोष होता है। और दंतोष्ठ स्पर्श व्यंजन ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अघोष दिया, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट है। दंतोष्ठ यानी कि दंत से बोला जाता है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, निरुनासिक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य एक संयुक्त व्यंजन है, किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। सोच समझ के आंसर देना है, कराया है आप लोगों को 72। डी, स धन र से मिलकर बनता है, स के बाद इसका यूज होता है। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि, ओष्ठ यानी कि होठों से बोलने पर होठ क्या हो जाए, हमारे गोल हो जाते हैं। ऑप्शन डी, भ प फ व भ, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। सही कथन चुनना है, सही कथन आपको चुनना है। य और वो क्या है, अर्धस्वर ध्वनियाँ हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका व्यंजन और स्वर के संयुक्त को क्या कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त को क्या कहते हैं, तब आप कहेंगे मैम इन्हें तो अक्षर कहते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त कौन सी है, किया किया, ठीक है ना, तो ये क्या है आपका संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। तो स्पर्श संघर्षी कहते हैं बच्चे, जो च वर्ग होता है ये स्पर्श व्यंजन तो होता है, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तब घर्षण करते हुए निकलता, च छ ज ज होता है, नहीं संघर्षण हो रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं। इन्होंने 2 भेद माने हैं, ऑप्शन सी। निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो उत्क्षिप्त व्यंजन मैंने कहा था, उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर उसी को मैंने कहा था द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, कि मैम 25 है। लुंठित व्यंजन कौन कहलाता है, लुंठित व्यंजन मैम किसे कहते हैं, तब आपका आंसर होगा कि मैम लुंठित व्यंजन कहा जाता है। प्रकंपित भी इसे कहा जाता है, लुंठित प्रकंपित, है ना, उच्चारण में जिहा जो है, जीभ जब कंपन करती है उसे कहते हैं लुंठित व्यंजन या प्रकंपित, वो है र। ठीक है, एक होता है पार्श्विक व्यंजन, जिसके उच्चारण में वायु जीभ के बगल से पार्श्व से निकलती है, वो होता है आपका क्या, ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है, तो मूल व्यंजन कौन सा नहीं है, कि मैम आपका डी छ, क्योंकि ये आपका किसके मिलकर बनता है, क और श से मिलकर बनता है, ऑप्शन डी।
विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? 83 का आंसर देंगे आप लोग। आपको नजर आ रहा है निह धन स्प्रह। हिंदी शब्दकोश में अह और अंग और अह किस वर्ण के साथ आता है? तो ये आते हैं अ के बाद, अ के साथ ही तो आते हैं। हिंदी वर्णमाला में अह और अंग क्या है? तो ये अयोगवाह है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? 86 विसर्ग। विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अब अल्प प्राण मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जो आपके पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्गों का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और दूसरा और आपका दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। अल्प प्राण में सारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। और जबकि महाप्राण में उष्म व्यंजन भी आते हैं, उष्म व्यंजन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? 87 कि मैम ए क्या है? आपका अल्प प्राण है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? 88 कि मैम क और ग क्या है? अल्प प्राण है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण च आपका क्या है बच्चे? अल्प प्राण है। 89 का डी हो जाएगा। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है आपसे पूछा है, तो आपका ख होगा नहीं क्योंकि वो महाप्राण है। तो ठ वो भी नहीं होगा, महाप्राण है ठ। थ भी नहीं होगा, तो बचा कौन? च ज और य। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो वो है आपका त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? 92 का आंसर दीजिएगा। बी का। निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी? अघोष अल्प प्राण ध्वनि, अघोष और अल्प प्राण। तो अघोष होता है पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष या फिर आपका घोष। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? यहाँ पर घोष में होते हैं और सभी स्वर भी घोष होते हैं। और आपके जो अघोष व्यंजन होते हैं उसमें तीनों स आपके अघोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। तो अघोष और अल्प प्राण इसमें कौन सा है बच्चे? ऑप्शन सी क और त। क और त क्या है? क और त अघोष है और क्या है? अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? हवा कम निकले तो वो होते हैं अल्प प्राण। ज्यादा निकले, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु। ज्यादा निकले तो महाप्राण, कम निकले तो अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? तो मैंने कहा पहला तीसरा पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा क्या होता है? दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ऑप्शन हो जाएगा ई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो सभी महाप्राण वर्णों वाला जो वर्ग है 96 का बी ख छ और ठ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि अघोष और महाप्राण इनमें से कौन सा है? देखो ख आपका क्या है? अघोष है, अघोष भी है, महाप्राण भी है, कंठ से बोला जाता है और स्पर्श भी है। 97 का डी। किन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है? हकार, ऑप्शन डी महाप्राण में। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? वर्ण महाप्राण च होगा नहीं, त थ, क होगा नहीं, प फ व प फ ब भ म। तो बताओ वो किस में आता है? बी होगा थ। हिंदी की स्पर्श अघोष और महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी? जो दंत भी हो, महाप्राण भी हो और अघोष व्यंजन भी हो। 100 थ आपका क्या है? अघोष भी है, महाप्राण भी है, दंत से बोला जाता है और व्यंजन भी है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं है तो वो है ज, ठीक। च छ ज एक अल्प प्राण। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है? नहीं है 102 सी
ट एक क्या है, महाप्राण नहीं, अल्प प्राण है। हिंदी की स्पर्श घोष हो, महाप्राण हो, ओष्ठ व्यंजन हो, तो वो कौन सा है, तो वो है 103 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है। सघोष भी है और महाप्राण भी है, तो 104 का ऑप्शन है झ। क्या है बच्चे, झ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं। तो मैंने बताया था, क्या कहते हैं बच्चे, इन्हें कहा जाता है दूसरे और चौथे वर्ण को। दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन महाप्राण है, तो कौन महाप्राण है, ट ठ ट ठ ठ महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है, मैं महाप्राण। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा सघोष, तीसरा चौथा पांचवा अघोष वर्ण होता है। सभी अंतस्थ व्यंजन और ह क्या आता है आपका, सघोष या घोष में आता है। अघोष में आते हैं तीनों सौ, और सारे के सारे स्वर और उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन भी आपके सघोष कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन सी घ, घ क्या है आपका, सघोष है। घ क्या है, सघोष है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, काकल्य वर्ण कौन सा है। अच्छा, काकल्य वर्ण पूछा है, तो काकल्य वर्ण है आपका ह। ह को क्या कहा जाता है बेटा, काकल्य वर्ण कहते हैं। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, बताओ, ए और ऐ कंठ तालव्य होते हैं। ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, ग। कंठ, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है, क ख। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ। अब बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, मैंने बताया है। ए के उच्चारण स्थान का नाम ए, कंठ तालव्य। व का उच्चारण स्थान 115, व का उच्चारण स्थान ऑप्शन डी, दंतोष्ठ। किस स्वर का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, कंठ और तालु किसका है बच्चे, ऐ का। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ्य ध्वनि कौन सी है, कंठ ध्वनि, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देखो ई क्या है, ई मुझे बताओगे कोई, बेटा ई है तालु से। और अगर ता की बात करें तो आप जानते हैं दंत है, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फ क्या है आपका, ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो यहाँ पर क और ख क्या है, कंठ ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण, कंठ धन ओष्ठ। तो कंठ धन ओष्ठ में आपका क्या आता है बच्चे, ओ और औ आता है, इसलिए 119 का ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ वर्ण सी, ऊ हो जाएगा ओष्ठ। अ और आ का उच्चारण क्या है बेटा, कंठ है। ई का उच्चारण क्या है, तालु है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, दंत धन ओष्ठ, तो आंसर हो जाएगा 121 का बी। प किस में आता है, ओष्ठ में आता है। र किस में आता है, मुझे जल्दी से बताओ, र आता है तालु में, य भी तालु में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, बेटा ओष्ठ नहीं है, तो आप जानते हैं प फ ब भ म ओष्ठ होते हैं, और ऊ और ऊ भी आपके क्या होते हैं, दोनों ऊ आपके ओष्ठ होते हैं, लेकिन जो त होता है वो दंत से बोला जाता है, ऑप्शन सी। इनमें से आ का उच्चारण स्थल कौन सा है तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, जल्दी से कमेंट करेंगी। 123 सी, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। 123 का क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है, कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, कंठोष्ठ। नेक्स्ट, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ नहीं है, तो बेटा आ जो है ना वो आपका कंठ से बोला जाता है, ना कि ओष्ठ है। हिंदी की ब ध्वनि कैसी है, प फ ब भ म, और छोटा ऊ और बड्डा ऊ ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है। हिंदी की म ध्वनि कैसी है, प फ ब भ म और ऊ 127 का ए। उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि कैसी है, व ध्वनि कैसी है,
ऑप्शन ए दंतोष्ठ। 100 किस प्रकार के वर्ण, ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कई बार पूछे गए। तो मैंने कहा कि जो 100 है वो आपका कैसा है, तो आपने कहा मैं कि आपका ये वाला जो श है वो है आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 130। प ध्वनि का उच्चारण स्थान बताओ। प फ ब भ म, प फ ब भ म, तो आप कहेंगे मैम ओष्ठ ध्वनि है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? 131, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या है? सी, ऑप्शन सी, च ओष्ठ ध्वनि। च आपका है तालु। निम्न में से कौन घोष वर्ण कौन सा है? तो पहला दूसरा घोष, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है आपका? दूसरा और पहला तीसरा क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है या सघोष होता है। तो यहाँ पर आपका क जो है वो आपका नहीं होता है, च आपका नहीं होता है, अघोष है। और च छ ज आपका क्या है बेटा? घोष वर्ण है। ट आपका अघोष वर्ण है। ऑप्शन हो जाएगा बी, 132 का बी होगा। सघोष वर्ण कौन सा है पूछा? सघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? 133 का आंसर दो। तो डी हो जाएगा यहाँ पर। ब क्या है आपका? सघोष वर्ण है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का यूज होता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अघोष। निम्न में से र व ल वर्ण क्या कहलाते हैं? दंतमूल वर्तस्य इनको कहा जाता है। र व ल को। स श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं क्या? बता। उसमें संघर्ष, स्पर्श संघर्षी च वर्ग आता है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। उसमें संघर्षी आपका याद है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा? अघोष बताओ भाई। 137 का ए, सा क्या है आपका? अघोष है। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है कौन सा? ऑप्शन डी, त नहीं है, क्योंकि त आपका क्या है? अघोष है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? 139 ए हो जाएगा, त नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी में आपका आता है ज। क्या आता है? ज। च वर्ग पूरा। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, अघोष वर्ण कौन सा है? तब आप कहेंगे मैम 141 का ए हो जाएगा, स। स क्या है? एक अघोष वर्ण है। हिंदी की स्पर्श घोष, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? 142, ऑप्शन हो जाएगा 142 का बी। क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? दंत, दंत से जो बोली जाती है। 143 बी हो जाएगा, दंत्य ध्वनि है, दंत से जो बोली जाती है। ता वर्ग आपशा 143 का हो जाएगा डी। स ध्वनि का उच्चारण स्थान, श ध्वनि का तालु से बोली जाती है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? 145 ह एक संघर्षी व्यंजन है। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी में आपका कौन सा आता है भाई? च, छ, ज, झ, य ना, ज वर्ग ज आ जाएगा। निम्न में से किन वर्णों को घोष और अघोष कहा जाता है? तीसरा चौथा और पांचवा होते हैं घोष या सघोष, और पहला दूसरा होता है अघोष। तो 147 का हो जाएगा बच्चे यहाँ पर बी। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? या स श के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? उसमें संघर्षी। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 150 का आंसर दो। स क्या उसमें व्यंजन है? सुमेलित है पूछा है। देखो भाई, ग आपका अघोष नहीं है, घोष है। प फ आपका महाप्राण है। ठ ट ठ ठ भी आपका अघोष है।
आपका सघोष नहीं। श आपका उसमें व्यंजन है, ऑप्शन डी सही है। इनमें से उसमें व्यंजन नहीं है, इसमें से उसमें व्यंजन नहीं है। ल उच्चारण की दृष्टि से स श व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो ये आते हैं 152 का ए उसमें। इनमें से कौन सा युग में अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि कौन सी आ जाता है बेटा? ये तो आपके होंगे नहीं, क्योंकि ये घोष ध्वनि में आते हैं। ग और घ, ग और घ, घ आपका आएगा नहीं, ग भी नहीं आएगा, है ना, तो अघोष नहीं है। द और ध, द और ध भी नहीं आएगा। लास्ट में है प और फ, तो ये है ऑप्शन डी। निम्न में असंगत युग्म को छांटना है, असंगत युग्म को छांटना है। देखो भाई, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष होता है, बिल्कुल सही। हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन घोष या सघोष, भी सही है। सभी स्वर जो हैं वो सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, तो सभी स्वर तो अल्प प्राण होते ही हैं और सघोष क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी युग में क्या है? सही है, कोई गलत नहीं है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान सो 155 का बी दंत हो जाएगा। ई च छ ज झ य उच्चारण तालु, और श और र का भी तालु, ये वाला श। नेक्स्ट, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य र ल व। बी, य का उच्चारण स्थान कौन सा है? य का उच्चारण स्थान बताया था, कई बार आप कर भी चुके हैं, तालु। अंतस्थ और उसमें वर्णों की संख्या बेटा, अंतस्थ होते हैं य र ल व 4, उष में स श श श ह 4, तो 4 और 4 8। उष में व्यंजन कौन सा है? ह। निम्न में से भाषा की सार्थक यूनिट कौन सी है, आप बताओ। 161 का डी वाक्य। हिंदी वर्णमाला में उष में व्यंजन कौन सा है? बी आपका निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि बताया था, कौन सी होती है पार्श्विक? 163 का ए हो जाएगा ल। ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट ठ ड ढ ण, तो ये आता है कंठ तालब मूर्धन्य में आता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, 164 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार किसका काम करता है? अनुस्वार जो है वो किसका काम करता है? पंचमाक्षर का, 5 वर्णों का, ड य ण न म, है ना। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ वो हो जाती हैं जिनकी नीचे बिंदी से लगी होती, जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल ऑप्शन बी, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? श्री को। छ वर्ण किसके योग से मिलकर बनता है? तो क धन स। निम्न में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? सी, क्योंकि आपका क वर्ग में आता है। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज फ ध्वनियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अरबी फारसी, क ग ज फ। भाषा की सार्थक लघुत्तम यूनिट कौन सी है? ध्वनि। निम्न में से घोष का अर्थ क्या होता है बेटा? घोष, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, जिसके उच्चारण में अधिक समय, देखो तो ये क्या है? स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होता है वहां घोष, जहाँ कम होता है घोष। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ठीक है। 173 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है? तो ऐसा एक ही है, क ल र व, बोला था ना, अ एक आपका मात्रिक वर्ण होता है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न पार्श्विक। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? दंत और ओष्ठ है, तो वो कौन सी है? 176 ए व। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपका इनमें से फारसी एक हिंदी शब्द है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। प फ ब भ म ओष्ठ आपका हो जाता है। हिंदी की नौ ध्वनि कैसी है?
न, त थ द ध न, न आपका हो जाएगा इसमें, बताओ भाई जल्दी से। 179 का ऑप्शन हो जाएगा सी, दंत होती। क्या होती है? दंत ध्वनि है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है 180 का आंसर बताओ डी। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? 181 बी। 182 व। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? 183 य। ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ होती हैं, द्विगुण इन्हें कहा जाता है ना। और ये आपके क्या होते हैं? दोनों ही क्या होते हैं बच्चे? सघोष होते हैं। और अगर बात करें इसकी, अगर महाप्राण अल्पप्राण की, तो यह आपका क्या होता है? अल्प प्राण होता है, और ड आपका महाप्राण होता है। ठीक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? अवधि भाषा में नहीं है। ऑप्शन बी। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? 187 च। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भाषाओं में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? 189 लिखकर। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है दंत। उच्चारण स्थान के आधार पर यो व्यंजन है तालव्य। किन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा बंद रहता है? बहुत स्टार्टिंग में मैंने तभी कहा था, स्टार्टिंग में बता देती हूँ। तो आंसर होगा अर्ध संवृत। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक मैंने कहा था जो आपके पंचमा तो 193 का सी हो जाएगा वर्ग के पंचमा अक्षर। प्रत्येक वर्ग के जो पांचवा ण य ण न म है ना, निम्न में से किसके अनुसार अयुग्मः स्वरों के अंततर आते हैं? तो 194 का ऑप्शन ए किशोरी वाजपेयी। कौन है बच्चे? किशोरी वाजपेयी। ठीक है ना। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने जो अंग और अह है ना, इन्हें अयोगवा कहा। जो योग न होने पर साथ रहे उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरुजी को कहते हैं। किन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से बाहर निकलती है? मौखिक स्वर और निर्नासिक स्वर में। आंसर हो जाएगा आपका सी। मुख द्वार मुख विवर के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो मुख द्वार खोलने बताया था ना, 4। कौन सा? संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 198 में आपको ध्यान रखना है। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 198 का भी किसकी बात हो रही है बेटा? स्वरों की बात हो रही है। तो 2 भागों में होठों की स्थिति के आधार पर जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक। एक है व्रतमुखी और दूसरा है आपका अनाव्रतमुखी। व्रतमुखी में क्या होता है? होठ जो होते हैं वो गोल हो जाते हैं। जो आपके ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ये आपका आता है। और अनाव्रतमुखी में होठ गोल नहीं होते, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी ई, ए, आई ये होते हैं। तो अब ये बच गया था, मैंने ये भी बता दिया, क्वेश्चन में आया तो है ना। नेक्स्ट है आपका ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपका संयुक्त व्यंजन। तो ये ज और य से और ज वर्ण के बाद कभी कभी पूछता है कि जो आपका छ है वो किसके बाद आता है, ज किसके बाद आता है, ज्ञ किसके बाद आता है। जो स्टार्टिंग का इनका जो वर्ण होता है ना उससे बनते हैं, उसके बाद आते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम, तो ये पूछा भी गया है। आंसर दो, बी हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए देकर के जा रही हूँ 200 क्वेश्चन वर्णमाला के कंप्लीट। और इसके बाद एक भी क्वेश्चन
अगर एग्ज़ाम में आता है और आएगा, यहीं से आएगा वर्णमाला में, इससे बाहर नहीं जाना है, ये गारंटी लिख लो। वर्णमाला से क्वेश्चन जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला जितना बताया है, बताया प्लस क्वेश्चन जितने आपने करे हैं, ठीक है। तो वर्णमाला की गारंटी है, चाहे 1 नंबर का है, चाहे 2 नंबर का है, 3 का बने, 4 का बने, बाहर नहीं जाना है, अगर आपने अच्छे से समझा है, ठीक। तो अब आप मुझे 201 का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सेशन कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताएंगे। कहीं पर कोई डाउट है तो डाउट के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती रहती हूँ, और जब मेरे को टाइम मिलता है तो वहाँ पर अगर डाउट है तो उससे भी कोशिश करती हूँ कि क्लियर हो जाए, ठीक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे भाई, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।